ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। इस फिल्म के लिए गीत लिखे थे अनजान ने और संगीत बप्पी लहरी का था। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। क्षमा कीजिए, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम कवि गोष्ठी। आज हम कवि गोष्ठी कर रहे हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ जो कवि आए हैं, सबसे पहले मेरे साथ ही बैठे हैं अशोक भाटिया जी, उसके बाद अजय सिंह राणा जी और बहुत ही वरिष्ठ हमारे हरियाणवी में भी लिखते हैं राम कुमार आत्रेय जी और हिंदी में भी लिखते हैं। तो आप सबका स्वागत है। तो अब मैं अपनी जो है कवि गोष्ठी का संचालन करके मैं शुरुआत करता हूँ इसको। तो भाटिया सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप पहले थोड़ा परिचय दे दीजिए आपका और उसके बाद फिर एक रचना आप सुनाइए। मैं अशोक भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर्ड, और कविता, लघु कथा, आलोचना आदि क्षेत्रों में मेरी लगभग 30 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया। और हरियाणा साहित्य अकेडमी सहित पूरे हिंदुस्तान में लगभग 15-20 बार मुझे अलग अलग जगहों पर सम्मानित किया जा चुका है। बहुत अच्छा। हाँ जी, शुक्रिया। तो आप अध्यापन का जो कार्य थे, प्राध्यापक जो थे आप करनाल में? जी, करनाल गवर्नमेंट कॉलेज से मैं रिटायर हुआ हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले थोड़ा थोड़ा परिचय करके उसके बाद ही शुरुआत करते हैं। फिर अजय सिंह राणा जी, आपका भी थोड़ा परिचय दीजिए आप। मैं चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और अभी तक मेरी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक काव्य संग्रह उम्मीद के किनारे, 2 उपन्यास खाली घरोंदे और तेरा नाम इश्क, और तीनों ही किताबों को चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी से बेस्ट पांडुलिपि चुना गया था। अच्छा। और मेरी रुचि कविताओं में, उपन्यास में, इन 2 विधाओं में ही है और इन्हीं में मैं लगातार लेखन करता हूँ। अखबारों में, कई हिंदी अखबारों में ये कविताएं छपी हैं अभी तक। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अभी आपका एक उपन्यास के बारे में अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, चर्चा भी जिस पे चली हुई, तेरा इश्क पे आपने वो अलग तरह से एक विधा अपना के आपने लिखा है। तो राम कुमार आत्रेय जी, आप हालांकि लगातार सक्रिय रहते हैं रेडियो पे, मंच पे, सब जगह, तो आप भी थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने शुरुआत की और क्या कुछ आपने किया। गिल साहब, मैं मूलतः एक गांव का रहने वाला हूं। गांव करोड़ा, जिला कैथल में पड़ता है। पेशे से अध्यापक रहा हूं। करोड़ा जिसको कोड़ा कहते हैं? जी जी, कोड़ा जिसे कहते हैं। अच्छा। वही गांव। और पेशे से अध्यापक रहा हूं। कई पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। कविताएं भी लिखता हूं, लघु कथाएं भी, कहानियां भी, और बाल साहित्य की भी मैंने रचना की है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान एवं पुरस्कार मिल चुका है जो हरियाणा साहित्य अकादमी ने प्रदत्त किया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लघु कथा गौरव सम्मान एवं पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि डॉक्टर भाटिया भी मेरे साथ ही थे। इनको भी इसी तरह सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया था। बहुत बढ़िया। आज जिस तरह की बातचीत हमारी हुई है और जिस तरह परिचय और जो क्या कुछ विशेषज्ञता है आपकी इस क्षेत्र में, उसके बाद हमें लगता है कि बहुत बढ़िया हमारी ये जो काव्य गोष्ठी होगी आज। तो सबसे पहले भाटिया जी, आप कोई ऐसी बढ़िया सी रचना सुनाइए कि सुन के आनंद आ जाए। शुक्रिया गिल साहब। मैं इस दुनिया का वो जीव जिसके बिना दुनिया का अस्तित्व भी नहीं है, उस पर अपनी कविता सुना रहा हूँ। यह कविता माँ पर है। इसका शीर्षक है जीवन के आर पार। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा विषय आपने चुना। आदिम युग से खड़ी है माँ चूल्हे के सामने। वाह जी। आदिम युग से खड़ी है माँ चूल्हे के सामने, उसके मन में हुत हुत जलता सूर्य कभी नहीं ढलता। बहुत बढ़िया। उसके मन में हुत हुत जलता सूर्य कभी नहीं ढलता। देह सूती है, मन अगले दिन की अगुवाई में रहता है। बहुत अच्छा। सुकुमार से युवा, युवा से प्रौढ़, और प्रौढ़ से अधेड़ होती संतान के सिर पर रखती आशीष। चौथी पीढ़ी के इंतजार में रहती है माँ। बहुत बढ़िया। चौथी पीढ़ी के इंतजार में रहती है माँ। बूढ़ी शिराओं में दौड़ते हैं संबंध।
मिट्टी से मिट्टी को जोड़ते हैं, सबके सपने उसके अपने हैं। बहुत अच्छे। ये हमारे यहाँ कहावत भी है कि जो ब्याज है वो मूल से प्यारा होता है। कहने का मतलब ये कि पोता बेटे से भी प्यारा होता है। जैसे कि आपने बताया कि चौथी पीढ़ी के लिए भी वो इंतजार में और उसके उत्सुकता में रहती है। जी, मिट्टी से मिट्टी को जोड़ते हैं, सबके सपने उसके अपने हैं। व्हील चेयर पर बैठी है माँ, नहीं बुढ़ापे का कोई इलाज। घिसे घुटने घसीटती माँ, सबके मौसमों को महसूस करती है। रहती सदा अपने से बेखबर, नहीं झुकना सीखा कभी। बहुत बढ़िया। नहीं झुकना सीखा कभी। व्हील चेयर पर माँ का घुटना है, बुढ़ापा है, पर माँ रसोई में खड़ी है। बहुत बढ़िया। व्हील चेयर पर माँ का घुटना है, बुढ़ापा है, पर माँ रसोई में खड़ी है। गठियाई उंगलियों से आटा गूंथती, पैर घसीटती, थाली लगाती, दूध औटाती, बच्चों को आंगन दिखाती। देखो इस बार कोरल डोला खूब खिला है। बहुत बढ़िया। बच्चों को आंगन दिखाती, देखो इस बार कोरल डोला खूब खिला है। आदिम युग से माँ के हाथ में खुरपी है, पानी है। आदिम युग से बूढ़ी माँ ने अपने दिल को आकाश के ठीक बीच टिका रखा है। सूरज सा, सूरज सा अधीर हवा करती है स्पर्श माँ का, और ले जाती है स्नेह और कोमलता की महक जर्रे जर्रे में बांटने के लिए। बहुत बढ़िया। अधीर हवा करती है स्पर्श माँ का, और ले जाती है स्नेह और कोमलता की महक जर्रे जर्रे में बांटने के लिए। और ये पंक्तियां देखिएगा, आदिम युग से माँ ने बच्चों के दुख की सारी चिट्ठियों पर अपना पता लिखवा रखा है स्थायी रूप से। बहुत बढ़िया। बहुत काव्यात्मक पंक्तियां। बहुत शुक्रिया। आदिम युग से माँ ने बच्चों के दुख की सारी चिट्ठियों पर अपना पता लिखवा रखा है स्थायी रूप से। माँ के दिन रात में, सर्दी गर्मी, बसंत और बरसात में कोई अर्धविराम नहीं, हाइफन नहीं। माँ है आदिम युग से स्नेह का असमाप्त वाक्य है। बहुत बढ़िया। माँ है आदिम युग से स्नेह का असमाप्त वाक्य, पृथ्वी और आकाश के बीच फैला। माँ नहीं पड़ने देती बल अपने माथे पर कभी भी। माँ नहीं पड़ने देती बल अपने माथे पर कभी भी। नहीं पड़ने देती बल बेटी की धानी चूनर पर। नहीं पड़ने देती बल धानी की चूनर पर। देवताओं की तस्वीरों के बीच माँ आदिम युग से बना रही है सबके लिए रोटियां, कर रही है सारे गीत और आरतियां जिंदगी के नाम। देवताओं की तस्वीरों के बीच माँ आदिम युग से बना रही है सबके लिए रोटियां, कर रही है सारे गीत और आरतियां जिंदगी के नाम। और अंतिम पंक्ति देखिएगा कि स्नेह और स्वप्न के दो किनारों के बीच अनंत काल से बहती यह नदी विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य है। बहुत बिल्कुल सही बात है। आजकल भी जब ये कहते हैं कि जो नई बहुएं आती हैं वो हालांकि इतने काम नहीं कर पाती हैं, रसोई के बाकी काम, लेकिन जो पुरानी बूढ़ी हैं, माँ हैं और जो भी उस पीढ़ी की हैं, वो आज भी जो है वो काम करती हैं जो कि नई बहुएं भी नहीं कर पाती। और जहाँ तक माँ की बात है, चाहे वो युवा माँ हो चाहे वो बूढ़ी माँ हो, तो माँ तो माँ ही होती है। माँ को आपने एक कविता समर्पित की है और इतने मन से आपने किया है कि आदिम युग में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं हम कि तब पता नहीं क्या होता था, किस तरह इंसान अपना गुजारा चलाता था, जिस तरह का भी जीवन रहा हो। तो आपका कहने का आशय ये है कि जब से ये जहान, ये संस्कृति, ये समझ इंसान की विकसित हुई है, तभी से माँ का जो रोल है, जो उसकी भूमिका है, वो अलग ही रही है, समर्पण की रही है, त्याग की रही है। तो इसके बाद हम काव्य गोष्ठी में आगे चलते हैं अजय सिंह राणा जी के पास। तो अजय सिंह राणा जी आपके शिष्य रहे हैं, जैसा कि आपने बताया था आज हमसे बात करके भाटिया जी। तो इन्होंने भी अपना नई पीढ़ी के हिसाब से अपनी कविताएं लिखी हैं। तो राणा जी कौन सी कविताएं आप सुनाओगे अभी? तो पहले एक कविता सुनाइए। इत्तेफाक से जो पहली कविता है
वो माँ पर ही है। बहुत अच्छी बात। बढ़िया। माँ के बिना घर की हालत क्या होती है, उस विषय को ध्यान में रख के लिखी गई है। घर की दीवारों की नमी, खिड़की दरवाजों का तूफानों में जोर जोर से टकराना, पहले नहीं था ऐसा मंजर इस आंगन का। कितने वर्षों से क्यों अब कोई नहीं आता यहाँ, दीवारों में पड़ी दरारों में झांकने, दरवाजे खिड़कियों की चटकनियों की मरम्मत कराने। कितनी धूल जम गई है आंगन में लगे आईने पर, जिसमें सब रिश्ते धुंधली सी तस्वीर बन गई। बहुत अच्छा। छत पर रखे गमलों में पौधों के अवशेष भी नहीं बचे हैं, जिन्हें माँ सुबह सुबह पानी से सींचती थी। सींचा था जिन्होंने हर एक रिश्ते को जो इस घर में पलता था। बिल्कुल। धन्यवाद। आज माँ नहीं है तो सब रिश्ते भी सूख गए हैं। बची है तो मेरी आंखों में नमी, जो मैंने इन दीवारों से ले ली, जिसमें मेरी माँ की यादें बसी हुई हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी पंक्ति है, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। आपने, मेरे ख्याल से आप घर से बाहर रहते हैं चंडीगढ़ में, तो पीछे से कोई संभालने वाला घर नहीं होगा आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा ही लगता होगा कि माता जी थी तब बहुत संभाल रखती थी। इसके अलावा जो भावनाएं हैं वो भी बदल जाती हैं, क्योंकि हम पहले देखते थे कि जितने भी, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 बैलों की कथा लिखी है, उसमें किस तरह उनके बैलों के साथ भावनाएं जुड़ी हुई थी उनके मालिक की, और किस तरह वो बार बार जो है अपने मालिक के पास ही जा रहे थे। और मतलब इसी तरह जो पशु पक्षी जितने भी आसपास के वातावरण के जो भी जीव जंतु होते थे, कुत्ते बिल्ली, सबके साथ भावनाएं जुड़ी होती थी, जो इसी तरह पारिवारिक जुड़ी होती है। तो अभी क्योंकि भौतिकवाद का थोड़ा सा अब ज़्यादा ये हो गया है, सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, तो उसी तरह भावनाएं भी थोड़ी कम हो गई हैं। तो माँ के साथ आपने किस तरह बताया है कि कैसे कितना भावनात्मक था आपका घर का रूप। तो अब हम हमारे काफ़ी जो वरिष्ठ राम कुमार आत्रेय जी कवि बैठे हैं और लेखक भी हैं, तो इनके से हम सुनेंगे कि आत्रेय जी आप सुनाइए कोई ऐसी रचना जिसको सुन के जिस तरह अच्छा लगे और सबको आनंद आए। यहाँ पढ़ने के लिए वैसे तो मैं कुछ दोहे लाया हूँ, लेकिन डॉक्टर अशोक भाटिया और अजय राणा ने जो कविताएं प्रस्तुत की वो माँ को केंद्रित करके की। मेरे मन में भी लोभ पैदा हुआ कि मैं भी पहले एक छोटी सी कविता जो माँ पर केंद्रित है आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। शीर्षक भी माँ है कविता का, और ये कविता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की MA कक्षा के लिए विशेष अध्ययन के अंतर्गत कोर्स में लगी हुई है। अच्छा, आपकी रचना है? हाँ, तो विश्वविद्यालय में लगने की वजह से मुझे माँ की याद आई, तो इसलिए वो मैं आपके सामने छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरूर। माँ उस भूख का नाम है, माँ उस भूख का नाम है जो खिलाकर दूसरों को अपने हिस्से का भोजन। माँ उस भूख का नाम है जो खिलाकर दूसरों को अपने हिस्से का भोजन, खाली पेट भोगती है तृप्ति का अलौकिक स्वाद। माँ उस भूख का, हाँ, माँ उस भूख का नाम है जो खिलाकर दूसरों को अपने हिस्से का भोजन, खाली पेट भोगती है तृप्ति का अलौकिक स्वाद। ये माँ पर केंद्रित कविता है। भूखी रह जाएगी माँ, बच्चों को, परिवार को पूरी तरह पेट भर करके, खाली पतीली के भीतर कुछ न पा करके जो आनंद उसे मिलता है वह आनंद अलौकिक आनंद होता है। इसीलिए मैंने इस कविता का सृजन किया। तो ये एक छोटी सी कविता थी, आप यदि आज्ञा दें तो आगे मैं जरूर। इसी माँ पे जहाँ तक बात है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी माँ चौमासे का व्रत रखती थी, और हम छोटे छोटे बच्चे जब बाहर जाते थे तो उसमें सूरज जब भी निकलता था तो उसके बाद उसको भोजन करना होता था। तो जैसे ही हम कहते सूरज निकला, तो माँ जब तक बाहर आती तब तक वो सूरज चला जाता था। तो 4-4 दिन तक भी माँ कई बार खाना नहीं खा पाती थी। तो हम जैसा कि देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा जी ने जिस तरह उपवास करके और एक बड़े जनमत को अपने साथ इकट्ठा किया, और क्योंकि वो शक्ति कहीं कहीं उनकी माता से ही मिली हुई थी, जिसके पास इतना धैर्य था भूखा रहने का, तो बेटे में भी उसका कहीं न कहीं असर था, और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो चीज़ दिखाई दी। इसी तरह अगर जो लोग फिल्मों के शौकीन हैं, तो धर्मेंद्र की ये फिल्म माँ थी, उसमें भी काफ़ी जो है भावनात्मक जो एक रिश्ता था माँ का। तो क्योंकि सारे
कविता और भावनाओं का सीधा सीधा संबंध है। तो आत्रेय जी, आप अगली अपनी रचना सुनाइए। गिल साहब, तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कुछ दोहों से। अभी देश अपनी स्वतंत्रता का 72वां उत्सव मनाकर रुका है थोड़े दिन पहले। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 2 दोहे देशभक्ति के नाम, देश के नाम समर्पित किए हैं। वे शुरू में मैं वे दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरूर। सांस सांस आजाद है, झंडा है आजाद। सांस सांस आजाद है, झंडा है आजाद। पुकार कविता गीत की, पुकार कविता गीत की, भारत है आजाद। मित्रों, इसमें जो पुकार कविता गीत की शब्द है, तो कविता का मतलब साहित्य और गीत का मतलब संगीत। तो ये भी पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि भारत देश आजाद है, इसका झंडा भी आजाद है, इसकी सांस सांस आजाद है। दूसरा दोहा देखिए। जरूर। हमारे सामने गांव और घर होता है, और उसके बाद राज्य, और उसके बाद देश। तो घर सबसे पहले इकाई होता है, लेकिन देश के सामने इसकी कितनी कीमत है, क्या है, इस दोहे में इसी बात को ध्यान में रखकर लिखा गया है। जरूर। गांव भरा घर से सुनो, गांव बड़ा घर से सुनो, बड़ा गांव से देश। गांव बड़ा घर से सुनो, बड़ा गांव से देश। देश बचे तो सब बचे, देश बचे तो सब बचे। पक्का यह संदेश रे भाई, पक्का यह संदेश। तो गांव और घर देश से बड़े नहीं है। देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, देश के सामने सब छोटा है। बिल्कुल। बात की जाती है खुशहाली की। खुशहाली कैसे आएगी, इसके लिए अगले दोहे में मैंने कुछ बात कही है। बहुत सामान्य बात है, जो दोहे के 13-11 मात्रा के संयोग से दोहा बनाया गया है। जरूर देखिए। खाने को रोटी मिले, पीने को हो नीर। खाने को रोटी मिले, पीने को हो नीर। सिर ढकने को छत मिले, सिर ढकने को छत मिले। बदले तप तकदीर रे भाई, बदले तप तकदीर। रोटी कपड़ा और मकान जरूर। हाँ, रोटी और कपड़ा मकान। एक सामान्य आदमी हो चाहे विशेष आदमी हो, हर आदमी के लिए रोटी भी जरूरी है, पेट भरने के लिए, पीने के लिए पानी, और सिर ढकने के लिए छत चाहिए। तो ये दोहे, चौथा दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम देखते हैं हमारे सामने हमारे देश की, हमारे पर्यावरण की क्या हालत है। प्रदूषण किस हद तक बढ़ चुका है। उस प्रदूषण का विकट रूप आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए यह दोहा लिखा गया है। जरूर। गंगा यमुना गोमती, सलिला सभी उदास। सलिला नदियाँ, गंगा यमुना गोमती, सलिला सभी उदास। धोने को मैला विवश, ले होठों पर प्यास रे भाई, ले होठों पर प्यास। गंगा यमुना गोमती, चाहे कोई भी नदी हो, सारी नदियां जो हैं बेहद उदास हैं, क्योंकि वो जल की जगह मैला ढो रही हैं। बिल्कुल सही। मैला ढो रही हैं। वो खुद नदियां प्यासी हैं, उनके होठों पर प्यास की कल्पना की गई है, क्योंकि प्यास हमें भीतर से होती है, लेकिन होठ पहले प्यास महसूस करते हैं। तो इसलिए कहा गया है, धोने को मैला विवश, ले होठों पर प्यास रे भाई, ले होठों पर प्यास।
तो ये प्रदूषण को लेकर लिखा गया दोहा था। बिल्कुल सही है। यमुना नदी का तो सबने पता ही है कि कितनी प्रदूषित है। गंगा का भी इतना पवित्र जल जो हम अपने घरों में भी लेके आते हैं, तो अब तो पर्यावरणविद जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो भी उतना शुद्ध नहीं है जितनी आस्था है आपकी। तो जरूरत है इनको शुद्ध करने की, साफ करने की, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी जीवन रेखा जो है इसी तरह चलती रहे सदियों सदियों तक। तो अब जी भाटिया जी, आप अपनी अगली रचना सुनाइए। जी शुक्रिया। आत्रेय जी ने स्वतंत्रता दिवस की बात की। दरअसल आज़ादी हर व्यक्ति को किसी न किसी धरातल पर अवश्य चाहिए। जिंदगी में सोच का और व्यवहार का दोनों में थोड़ा थोड़ा स्पेस मिलेगा तो व्यक्ति ज़्यादा तरक्की कर सकता है। इसी बात को मैंने एक चिड़िया के प्रतीक के रूप में ये कविता लिखी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शीर्षक है उड़ान। स्वागत है। उड़ान। हाँ जी। उसने चिड़िया से पूछा, कैसे उड़ोगी, किधर उड़ोगी, कितना उड़ोगी, कितनी दूर उड़ोगी, किन का ध्यान कर उड़ोगी, उड़ने की सीमा जानती हो। उसने चिड़िया से पूछा, कैसे उड़ोगी, किधर उड़ोगी, कितना उड़ोगी, कितनी दूर उड़ोगी, किन का ध्यान कर उड़ोगी, उड़ने की सीमा जानती हो। चिड़िया बोली, पंख मेरे, मन मेरा, आकाश मेरा, तुम्हें क्यों बताऊं। चिड़िया बोली, पंख मेरे, मन मेरा, आकाश मेरा, तुम्हें क्यों बताऊं। बिल्कुल। देखना हो तो मेरा उड़ना देखो। बिल्कुल। देखना हो तो मेरा उड़ना देखो। यह क्या चिड़िया फुर हो गई। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो चिड़िया ही देखने में कम मिलने लगी, बहुत कम जी। तो क्योंकि चिड़िया के जो एक आनंद था देखने का, आसपास जितने भी पक्षी होते थे, पशु होते थे, तो एक सारा जो इकोलॉजी, जो एक पारिस्थितिकी जो बनती थी सब सारे जीव जंतुओं के साथ मिला के, पौधों के साथ मिला के, तो अब उन्हीं की कमी हो चली है। तो ये इतनी सुंदर कविताएं, इतनी सुंदर बातें तो अपने आप ही कम हो जाएंगी फिर। चिड़िया की चहचहाट के साथ आंखें खुलती थी गिल साहब। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। जब चिड़िया चहचहाती थी तो वो अलार्म की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप ही जा खुल जाती थी। और अब तो अलार्म भी बजता रहे, बहुत से तो बच्चे ऐसे हैं कि अलार्म बजता रहे, वो अलार्म से भी नहीं उठते, क्योंकि चिड़िया की चहचहाट से वो एक जो वातावरण बताता था कि अब समय हो गया उठने का, और जो एक बिल्कुल प्राकृतिक रूप से हम वो चीज को एहसास होता था, अनुभव करते थे, तो तभी उस चीज का मजा आता था। तो अजय सिंह जी, आपसे अगली कविता फिर सुनते हैं। सूरत बदल दी गई, हसरतें जला दी गई, कलम चुप है कोरे कागज पर, हाथों में जैसे मेहंदी लगा दी गई। धर्म जाति में बांटकर कुछ चंद लोग सियासत खेलने लगे। देशभक्ति के झूठे मुखौटे पहनकर आज इंसानियत की बोली लगा दी गई। रेप, हत्या, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के नाम पर चुप्पी है, सन्नाटा भी। विकास की दहलीज पर यहाँ हर रोज बेवफा शतरंज बिछा दी गई। न कोई दर्द, न कोई तकलीफ इन झूठे सियासतदारों को। सुना है बड़े बड़े शहरों में गरीबों की छोटी छोटी बस्तियां जला दी गई। अखबार बिक चुके और शाही भी बिक चुकी, न्यूज चैनलों की झूठी लड़ाई भी। अब क्या करे जब आंखों पर काली पट्टी लगा दी गई। सूरत बदल दी गई, हसरतें जला दी गई, कलम चुप है कोरे कागज पर, हाथों में जैसे मेहंदी लगा दी गई। वाह जी। व्यंग्य। हाँ नहीं, बिल्कुल करारा व्यंग्य। तो बिल्कुल आपकी जो सारी बातें आपने कही हैं कि किस तरह जो समाज को एक आईना दिखाने वाली बात है। तो उसके बाद अगली रचना फिर भाटिया जी आपकी। एक जनक छंद का आविष्कार कहें 3 सितंबर सन 2000 को डॉक्टर ओम प्रकाश राज ने दिल्ली में किया था। सीजन कह लीजिए जी। उस छंद की खूबी है कि तीनों पंक्तियों में 13-13 मात्राएं होती हैं। अच्छा। दोहे में 13-11, 13-11 से 24-24, 48 मात्राएं होती हैं। लेकिन इसमें 3 पंक्तियों में तीनों में 13-13 मात्राएं होती हैं जी। और कोई 2 पंक्तियां, पहली या तीसरी या दूसरी और तीसरी, अंत में उनकी तुक जुड़ती है। ठीक। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया सुनाइए। नई चीज है, आप जरूर पेश करिए। मैं आकाशवाणी से अवश्य ही, ये नई चीज है और मैं नई चीजों का समर्थन करता हूँ। बहुत बढ़िया। और ये आपके सामने मैं 4 जनक छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। नया प्रयोग, नई चीजें, नई बात। जी जी। क्या होगी उसकी कला, क्या होगी उसकी कला, सच समाज का लिख सके तब होगा जग का भला। भला पूरा छंद समाज का सच ही चाहिए, बाकी तो सारी कला तो फिर कलाबाजी है अगर सच नहीं आता। बिल्कुल। क्या होगी उसकी कला, सच समाज का लिख सके तब होगा जग का भला। दूसरा जनक छंद है, पानी सूरज और हवा, पानी सूरज और हवा, जग में सब के काम आ, तंग दिली से बाज आ। बहुत बढ़िया। ये प्रतीक है भी पानी और सूरज और हवा की तरह वो कहीं कोई सीमा नहीं मानती, सब जगह जाती है, सबके लिए है। पानी सूरज और हवा, जग में सबके काम आ, तंग दिली से बाज आ। बहुत बढ़िया। तीसरा छंद है, फिर एक जोड़ने की और सब चीजों में एक चीज देखने की मुहिम है ये। क्राइस्ट है या राम है जी, क्राइस्ट है या राम है, अल्लाह है कि वाहेगुरु, सब एक ही भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह है कि वाहेगुरु, सब एक ही भगवान है। और अंतिम छंद आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें एक तरफ हैं और मनुष्यता सर्वोपरि है। जिस तरह हम कहते हैं अध्ययन में साहित्य और संगीत सबसे ऊपर है, इसी तरह व्यवहार में मनुष्यता सबसे ऊपर है। तो उसी की तरफ ये इस छंद में संकेत दिया है। यह है कि जाति बड़ी या देश हो, जाति बड़ी या देश हो, जाति बड़ी या देश हो, बदले हम इतिहास को, मानवता ही शेष हो। वाह जी, वाह जी। तो मेरा तो यही आपने जो वाकई जो नई चीज़ थी, जो नया प्रयोग था, ये बहुत ही शानदार था। क्योंकि जिसको कहते हैं ना कॉम्पैक्ट, एकदम से बिल्कुल सही, जो ना फालतू के शब्द हैं, ना कुछ जोड़ना, ना इसमें कम करना, बहुत ही सही संदेश इससे है। शुक्रिया। तो अब आत्रे जी से सुनते हैं। आत्रे जी का नंबर है। गिल साहब, नदी पर मैंने बात समाप्त की थी, तो नदी से ही फिर शुरू कर रहा हूँ। जरूर। नदी हमारे लिए, नदियों में हमारे परंपरा रही है कि हम नदी को माँ कहते हैं। क्यों माँ कहते हैं, उसके पीछे एक कारण था, वो कारण इस दोहे में है। जरूर सुनाइए आप। बहुत जी। बढ़िया बात। नदी सींचती खेत को, नदी पिलाती नीर, नदी सींचती खेत को, नदी पिलाती नीर, इसीलिए माँ है नदी, हरती सबकी पीर रे भाई, हरती सबकी पीर। नदी सींचती खेत को सींचेगी भोजन मिलेगा, पानी देगी तो जीवन मिलेगा, और इस तरह से नदी माँ बनकर हमारी पीड़ा को हरती है। इसलिए माँ को नदी कहते थे, और इसलिए माँ को प्रणाम करते हुए हम उसको शुद्ध रखते थे। लेकिन अब हम जो स्वार्थी बन गए हैं, समय बदल गया है, उसके हिसाब से हमने उसे प्रदूषित कर दिया है। उसे बचाने की जरूरत है। इसी प्रकार एक अगले दोहे में जिंदगी की परिभाषा देने की कोशिश की गई है। जरूर जरूर सुनिए। सच तो यह है जिंदगी, सच तो यह है जिंदगी, खुद में है त्योहार। सच तो यह है जिंदगी, खुद में है त्योहार। बहुत बढ़िया। आजादी सांस जिसकी, प्यारा सा उपहार। वाह जी। सच तो यह है जिंदगी, खुद में है त्योहार। आजादी सांस जिसकी, प्यारा सा उपहार। आज़ादी जो है जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग है। यदि जिन प्राणों का आज़ादी बंद कर दी जाए तो जिंदगी समाप्त हो जाएगी। ये जिंदगी इसीलिए त्योहार भी है और उपहार भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सदियों से आज़ादी ही मनुष्य को सबसे प्यारी रही है। दार्शनिक रूसो ने भी कहा है कि आज़ादी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। तो आज ये जो कवि गोष्ठी का हमने आयोजन किया और इतनी बढ़िया बढ़िया रचनाएं आपने सुनाई, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे काव्य गोष्ठी।
प्रतिभागी कवि थे राम कुमार आत्रेय, डॉक्टर अशोक भाटिया और अजय सिंह राणा। काव्य गोष्ठी का संचालन किया अजीत सिंह गिल ने। ये कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज।